बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए अब आज लेके आए हैं इनक्यूबेटर। मार्केट में जब हमें ज़रूरत पड़ा तो इनक्यूबेटर लेने के लिए गए तो पता चला कि यहाँ पे तो बहुत ही मैनुअल किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो फिर कुछ दिन सोचा तो अब एक इनक्यूबेटर का प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है, तो मैं आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। इसके लिए इंग्रेडिएंट जो हैं, इसके जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक बॉक्स है तकरीबन 1 फुट चौड़ा और 2 फुट लंबा और तकरीबन 8 इंच गहरा। इस बक्स के अंदर हम इसे बनाएंगे और इसके अंदर ज़्यादातर कोशिश ये की गई है कि घर में जो फालतू में चीज़ें पड़ी हुई हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए और कम अज़ कम चीज़ें बाज़ार से ख़रीदनी पड़े। तो इसके लिए हमने एग वगैरह को सपोर्ट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए आधा लीटर की बोतल कोई भी किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसा कि मैंने इस ब्रांड की इस्तेमाल की है। आप 6 से 7 अदद ये आधे लीटर की बोतल किसी भी एक जैसे ब्रांड की अपने पास खाली बोतलें हासिल करें। और उसके बाद थर्ड जो है वो टेम्परेचर कंट्रोलर इस्तेमाल किया है वो, क्योंकि मार्केट में जितने टेम्परेचर कंट्रोलर लगे हुए हैं वो बिल्कुल ऑर्डिनरी किस्म के एक लोकल है जुगाड़ किस्म के टेम्परेचर कंट्रोलर लगे हुए थे जिनसे दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। तो फिर इसके लिए हमने सिलेक्ट किया है एक डिजिटल कंट्रोलर जो आर्डिनो बेस है। उसे मैनुअल भी आप चला सकते हैं और आगे चल के उसे अपडेट करने के लिए आर्डिनो सर्किट में भी सपोर्ट दिया जा सकता है। फिर हमने इस्तेमाल किया है एग्स को रोटेट करने के लिए पुलिस या एम्बुलेंस वाला की सिक्योरिटी वैन में लाइट को, एमरजेंसी सिक्योरिटी लाइट को रोटेट करने के लिए ऊपर एक रोटेटर लगा होता है, वो इस्तेमाल किया है। वो भी यूज़ में इस्तेमाल किया है, किसी जगह कोई नया वाला नहीं है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई पुरानी वाली पावर सप्लाइयों से निकाल के फ़ैन इस्तेमाल किया है और कुछ केबल हैं। फिर हमने अंडों को रिक्वायर्ड टेम्परेचर देने के लिए एक हीटर इस्तेमाल किया है, वो भी कहीं यूज़ में हमें मिल गया था। वो है फिलिप्स का 60 वाट का 220 वोल्ट में। आपको अगर ये ना मिले तो उसकी जगह पे आप आम 60 से 100 वाट के 2 बल्ब। तो अंडों को रखने के लिए हमने इस बोतल को ऐसे लिया, एक लाइन इस तरह और एक लाइन इस तरह लगा दी। आप अंदाज़ा लगा लेंगे, नीचे से तकरीबन 1 इंच छोड़ के और ऊपर से तकरीबन 2 इंच छोड़ के एक लाइन ऐसे लगा दी। ये तकरीबन दोनों लाइनें जो है ना ये 1.5 इंच से 2 इंच तक होनी चाहिए। दरमियान में इन दोनों को हमने इस तरह मिला लिया है। ये लाइनें बट आगे पीछे भी हो सकती हैं। जो मैंने किया है मैंने वो आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर हम एक कट लगाएंगे और एक कट इस लाइन पे लगा देंगे। और एक कट में इसको लगा रहा हूँ। कट लगाने के बाद अब अंडों को रखने के लिए, होल्ड करने के लिए ये अरेंजमेंट है सारा। ये अगर आपको ज़रा कम लगे तो थोड़ा सा आप दोनों तरफ से इन्हें बढ़ा भी सकते हैं।
अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कट लगाने का मकसद क्या है, ये कट क्यों लगा रहे हैं। ये देखें, ये कट लग गया। कट लगने के बाद हमने अपने स्टॉक में से एग्जिट देने हैं और ये डायरेक्शन है, एक एग हमने ये रख दिया और कोई से हमारे पास मिक्स है, 2-3-4 किस्म की, कुछ देसी हैं और कुछ मिस्री मुर्गियों के अंडे हैं। ये देखें, ये 4 अंडे एक एग के अंदर आ गए। इसकी डायरेक्शन हमने सेट कर देनी है। अब हमने अपने इनक्यूबेटर में इसे रोटेट करना है। तो ये देखें, मैं आपको इसे रोटेट करने का सर्कट मेरा ऐसे होगा, ये ऐसे रोटेट करेंगे तो मेरे बोतल के दूसरा ये कैप है, ये हमने इसके सेंटर में लगाना है। यहाँ पे उसके लिए हम एक स्पॉट यहाँ पे 4 स्पॉट लगाए। 4 स्पॉटों के साथ ये इसका हमने अंदाजन सेंटर का लेना है। समझते हैं कि थोड़ा ग्रिप कमज़ोर है तो थोड़ा सा ग्लू आप इस जगह पे ऐड कर दें। ये हार्ड गन से 1 से 2 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। आपको दिखाने का मकसद है कि आपने जितने भी होल्डर इस्तेमाल करने हैं तो एक होल्डर का बनाने का ये तरीका है। इस तरह आप एक से ज़्यादा होल्डर अपने बनाएंगे अपने इनक्यूबेटर के साइज के बराबर। अब तीसरा मरहला हमारे पास आता है कि आपका टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होगा। मार्केट में जितने भी महंगे 15 से 20 हज़ार रुपये तक के ऑटो रोटेशन वाले इनक्यूबेटर मिल रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जादूगरी यही थी कि वो अपने एक प्रॉपर वक्त के साथ उसे घुमाते रहते हैं। पहले हमने मैकेनिकल पार्ट उसका ये वाला बनाया कि आपके एग होल्डर कैसे होगा, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसको रोटेट करने के लिए जो रोटेटर है वो आपका वो कैसे होगा। ये है जी टेम्परेचर कंट्रोलर। इसके आगे ये अंदर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा HW557 लिखा होगा या HW1209 लिखा हुआ हो सकता है। ये एक यूनिवर्सल किस्म का टेम्परेचर कंट्रोलर है। हम लोग डिजिटल चीज़ों से डरे रहते हैं और एक नाप से सीधे तरह उसे घुमाने वाली चीज़ों पे ज़्यादा यकीन करते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और इसके अंदर और बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। मैंने जब मार्केट में गया था तो मुझे तकरीबन 1100 से 1200 रुपये का वो एक मेटल का बना हुआ मिल रहा था, जिसको आपने बार बार हाथ से घुमाना है और ज़रा भी झटका लगने के साथ, किसी भी मिस हैंडलिंग के साथ, ज़रा सा नट घुमाने के बाद उसके टेम्परेचर सेटिंग सारी चेंज हो जाती थी। क्योंकि वो मार्केट में पुराना चल रहा था, पुराने इस्तेमाल करने वाले सारे लोग उसी को प्रेफरेंस दे रहे थे क्योंकि वो उनका आजमूदा था, और एक दफ़ा बना के अपने कस्टमर को दे देते हैं और फिर उसके बाद कस्टमर उसके साथ खेलता रहता है। कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो जो हो गया जी ठीक है, हमने तो आपको बेच दिया है। उस पर उसकी सारी एक्यूरेसी के लिए ना ये एक डिजिटल चीज़ आ गई है और इसकी कीमत वो 1100 रुपये का था, तो ये 450 रुपये का मुझे एक जगह में मिला है। क्योंकि अभी मार्केटें बहुत बंद हैं तो परिंदों वगैरह की
जो दुकानें हैं बड़े वाली जो मेडिसिन वगैरह बेचती हैं, तो वहाँ से ये मिल जाता है। अब इसके कनेक्शन बता देते हैं। इसके लिए आपको 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का या 12 वोल्ट 2 एम्पेयर तक का ट्रांसफार्मर चाहिए। इस ट्रांसफार्मर के साथ ये आप इसकी तारें काट के भी लगा सकते हैं, और अगर आप कहें तो ये मेल फीमेल लगा के। यहाँ पे 12 वोल्ट इसके आ रहे हैं और यहाँ पे ग्राउंड है। अब मैं इसको आपके सामने प्लग करता हूँ। ये मैंने प्लग कर दिया। इनको मीटर में लगाने के लिए आपने बल्ब या हीटर वगैरह जो भी लगाना है उसकी एक तार यहाँ पे दाखिल करेंगे और इसे यहाँ से वापस निकालेंगे। मतलब ये रिले इनको मीटर के हीटर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होगी। बहुत सादा सा है। ये इसका टेम्परेचर सेंसर बल्ब है, और अगर इसकी ये तारें हम निकाल देंगे तो ये फ़ौरन डिस्प्ले करेगा LLL कि आपकी रीडिंग वेरी लो लेवल में चली गई है, जिसके बारे में सिस्टम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो जो ही आप इसका सेंसर लगाते जाएंगे तो ये आपको आपके कमरे का या फील्ड का या इनक्यूबेटर का टेम्परेचर बताना शुरू कर देगा। इसके अंदर जो रिले लगी हुई है इसके ऊपर अगर आप 220 का लोड डालेंगे तो सिस्टम कहता है कि 5 एम्पेयर तक का लोड ये सपोर्ट कर सकता है। 220 डिस्क्रिप्शन में इसके लिखा हुआ है कि 2 एम्पेयर तक। इसका मतलब है कि आप तकरीबन 1000 वाट, लेकिन नहीं, आपने इसके ऊपर 200 से ज़्यादा का वाट का लोड नहीं डालना। और अगर आपने 200 वाट से ज़्यादा का लोड लगाना है तो फिर मैं आपको इसके एक साथ एक और रिले के इजाफे का सर्किट बता दूंगा। वो एक ऐड कर लेंगे रिले, तो फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा भी लोड डालेंगे तो सिस्टम के इस बोर्ड के इस रिले का ख़राब होने का अंदेशा नहीं रहेगा, क्योंकि इस रिले को यहाँ पे रिप्लेस करना मसला है। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम कोई चीज़ बाज़ार से परचेज़ करें अगर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चले। इसके टेम्परेचर की तरफ जाते हैं। ये देखें, इस वक्त इसका 31.7 डिग्री सेंटीग्रेड ये शो कर रहा है। ये इसलिए है कि इस वक्त टेम्परेचर तो कमरे का तकरीबन 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन क्योंकि इसे हमने हाथ में पकड़ा है तो इसने टेम्परेचर ज़रा इसका प्लस हो गया है। अब इसकी सेटिंग की तरफ आते हैं। आपने सबसे पहले सेट का बटन दबाना है। सेटअप का बटन आप दबाएंगे तो एक वैल्यू कर रही है, ये आपकी हाईएस्ट लेवल की वैल्यू है। इस लेवल को आपने वही रखना है जिस पे आप ट्रिगर करवाना चाहते हैं। मतलब मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, इसको 40 से ना तो प्लस होने देना है। अगर आप इसको प्लस या माइनस कर दिया तो ये आपका मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे मैंने ये ब्लिंक करवाना है। ये ब्लिंक करते ही ये यकीन करना है कि ये तकरीबन ये इसकी जो ब्लिंकिंग के वक्त जो टाइम हो रहा है, इसको आपने किसी बटन को छेड़ना नहीं है। जब आप का ये आ गया प्रोग्रामिंग 0 की तरफ, आप अपने इसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग को छेड़ना है। ये प्रोग्रामिंग को दोबारा से टच करना है। इस वक्त हीटर पे हमने इस्तेमाल करना है, ये इस वक्त कूलर पे है। ये देखें हीटर पे सिलेक्ट हो गया। वापस आ जाते हैं प्रोग्रामिंग 1 की तरफ। प्रोग्रामिंग 1 में हमने इस दोबारा से सेट का बटन दबाएंगे। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम इसको ज़रा और बड़ा कर देते हैं। मैंने आपको बताया था 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री का टेम्परेचर चेंज जो है ना इसमें रखना चाहिए। इनको मीटर में थोड़े टेम्परेचर से आपको बार बार रिले ऑन ऑफ होगी, जो मुनासिब नहीं है। चलें, 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज हमने P2 में सेट कर लिया, P1 में सेट कर लिया। दोबारा से हम वापस जाते हैं, फिर सेटिंग में चले गए और P1 का हमने सेट किया
फाइनल कर देते हैं। अब P2 में आ गए। P2 में हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हमें जो चाहिए वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है। P3 में हमने देखना है कि फील्ड का टेम्परेचर इस वक्त हमें हमारे कमरे का टेम्परेचर या जो भी पाकिस्तान में कोई टेम्परेचर है, आप देखें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर तो नहीं होता। हमने इसे किसी भी नीचे वाले टेम्परेचर से इसे बूस्ट करके ऊपर लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, यानी कि P2 40 डिग्री और P3 10 डिग्री के करीब मैं रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर लें। तो वापस चलते हैं P4 में। P4 में हमें इसकी टेम्परेचर की एक्यूरेसी है वो 0.0 के साथ चाहिए। P5 में जाते हैं। P5 में हमें डिले इसका 1 मिनट का सेट करेंगे तो ये सेट कर आपका सही काम करेगा। 0 के डिले के ऊपर आपकी रिले बाज़ का शोर करती है और बल्ब ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए ये P5 जो है वो 1 मिनट के डिले के साथ इस सर्किट को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। P6 में इसका बज़र है, क्योंकि बज़र इस सिस्टम में शामिल नहीं है इसलिए हमने इसको ऑफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे हमारी सेटिंग ख़त्म हो गई है। इस सेटिंग को चेक करने के लिए एक मैनुअल है इसके साथ, इसको इधर रख देते हैं। ये मैनुअल आपको दिखा देते हैं। मैनुअल में ये इसका टेम्परेचर प्रॉब है जो कि यहाँ लगा हुआ है। किसी भी वक्त टेम्परेचर प्रॉब अगर उतर जाएगा तो ये देखें LL में चला जाता है। इसका मतलब है कि आपका टेम्परेचर ऐसी सूरत हाल है कि कुछ पता नहीं चल रहा, सिस्टम इसको डायग्नोज नहीं कर रहा। जो ही आपके साथ लगाएंगे तो आपको 29.2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि इसको जो कमरे का टेम्परेचर है ये वो बता रहा है। इसको फिर वापस उस जगह रखते हैं। पहले पॉइंट पे ग्राउंड है, यानी कि 12 वोल्ट की ग्राउंड की जो है यहाँ पे सप्लाई होगी और 12 वोल्ट की प्लस यहाँ पे है दूसरे पे ये 12 वोल्ट ये ग्राउंड लिखा हुआ है। और ये तीसरा और चौथा K0 और K1 ये कनेक्टर हैं। ये समझ ले ये स्विच है, रिले एज ए स्विच एक्ट करेगी। तो ये इन 2 पॉइंट पे किसी भी लोड को ऑन ऑफ करेगा, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। ये W1209 है, तो इसमें वोल्टेज जो है ये 240 वोल्ट पे ये रिले 5 एम्पेयर को सपोर्ट करती है। मतलब कहते हैं कि 8 से 900 वाट के लोड को ये उठा सकती है। आपने ऐसे नहीं कहना, आपने इसको 150 से 200 वाट यानी कि 100 वाट के 2 बल्ब या 60 वाट के 2 बल्ब तक लोड डालना है। इससे ज़्यादा अगर आपने रिले डालना हो, लोड डालना हो, तो उसके लिए एक एडिशनल रिले मैं आपको बताऊंगा वो कैसे इंस्टॉल करनी है। वो रिले इस रिले के साथ एक्ट करेगी। फिर इस रिले के ऊपर कभी भी ओवरलोड नहीं होगा। जब भी अगर खुदा न खासा कुछ मसला होता है तो उस सूरत में ये एक रिले आपको बाहर से चेंज करनी पड़ेगी। आपका ये मेन बोर्ड इसको कुछ भी नहीं होगा। इस रिले ये 12 वोल्ट की रिले है और इसी की 12 वोल्ट के सर्किट से इसे ऑन कर लेंगे और यहाँ पे पॉइंट के ऊपर हम बड़ा लोड 200 वाट से ज़्यादा 500 वाट का लोड इसके ऊपर हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक जापानी ओमरॉन कंपनी की रिले है। तो इसके ऊपर जो लिखा होता है ये उसके बिल्कुल करीब काम करती हैं। जिनकी हर मैन्युफैक्चर की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। तो ये एक चीज़ अलग से हम रख देते हैं। अब आते हैं वापस दोबारा से डिस्क्रिप्शन के ऊपर। टेम्परेचर ये -50 डिग्री से 110 डिग्री के किसी भी सर्किट में इस्तेमाल हो सकता है, हीटर में, फ्रीज़र में और किसी भी टेम्परेचर के सर्किट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उबला हुआ पानी आपको पता है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तक जाता है, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड आपको उबले हुए पानी तक किसी भी पानी को चिल्ड से बॉइलिंग पॉइंट तक हर जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के प्लस माइनस के साथ ये सेट हो सकता है और इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के 10वें हिस्से तक एक्यूरेसी से काम कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी जगह पे टेम्परेचर चाहिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड और
40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। कोई भी डिजिटल के अलावा कोई ऐसा और ऑप्शन नहीं है जो आप किसी इस सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मैनुअल बने होते हैं एनालॉग किस्म के, उनमें ऐसे ही है जैसे आप इस्त्री के अंदर थर्मोस्टेट होता है, वो एक लेवल पे ऑन ऑफ कर रही होती है, लेकिन उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें नहीं पता होता। तो ये डिजिटल डिवाइसेज ही ऐसे ही ज़रूरत को पूरा करते हैं। इससे के साथ ये जो सेंसर लगा हुआ है, ये अपने सिस्टम को 1 सेकंड में 2 दफ़ा अपडेट करता है। इससे ज़्यादा और क्या है कि 1 सेकंड में ये 2 दफ़ा अपने सिस्टम को बताता है कि करंट इस वक्त मेरे फील्ड का, मेरे एरिया का टेम्परेचर क्या है। तो उसके बाद 12 वोल्ट के ऊपर ये चलेगी। और अगली है कि इस बल्ब को आप पानी में 1-1.5 फुट तक डुबो सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा पानी में डुबोने के लिए इस कंपनी इसकी इजाज़त नहीं देती। इसके रिले जो है वो आपको 12 वोल्ट पे तकरीबन 5 से 10 एम्पेयर 5 एम्पेयर आप करंट डाल सकते हैं। 12 को 5 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 5 एम्पेयर, मतलब ये 60 वाट का डीसी 12 वोल्ट पे सर्किट को ऑन ऑफ कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत हो तो इस किस्म की रिले आपको बाज़ार से मिल जाती हैं, वो इस रिले के साथ ऐड करके आप अपने सर्किट को ऑन कर सकते हैं। मेन आपका कंट्रोल है कि डिसीजन जो है वो सब कुछ इससे होना है। और अगले बड़े लोड जो हैं, अगर आपने अपने कोई बड़े लेवल का बहुत बड़ा इनक्यूबेटर बनाना है तो ज़ाहिर में उसमें आपको ऐसे पुर्जों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। आपको आम घरेलू आपके ज़रूरत को यही रिले पूरा करेगी। तो इतनी सी चीज़ें हैं। फिर आपको सेटिंग चार्ट के अंदर पोजीशन प्रोग्रामिंग 0 हीट एंड कोल्ड है, और P1 जो है बैक लैशेज है, कितना आप चेंज बर्दाश्त करेंगे इस सर्किट में। P2 क्या है कि आपकी हाईएस्ट लेवल क्या होगा। फ़र्ज़ करें हमारा एवरेज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लोअर लेवल में आप समझ लेते हैं कि आपका टेम्परेचर कमरे का 5 है डिग्री है, 10 डिग्री है, कुछ भी आप इसे रख सकते हैं। करेक्शन इसकी 0 से लेके 0 से -7 या +7 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़र्क हो सकता है। इसको आप 0 ही रहने दें। आप इस फील्ड में आपने, मैं इधर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, इसको आपने P0 को H पे सेलेक्ट करना है। बैक लैशेज को आप 2.1 से 2.0 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आप सेट कर सकते हैं। इसको आप मैनुअल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 39 से 39 से 41 डिग्री के दरमियान आप रख सकते हैं। 40 रख लें, आपकी मर्ज़ी है। 41 रख लें, आपकी मर्ज़ी है। आपके एग्स वगैरह को, हैन के एग्स को कुछ भी नहीं होगा। और इस पे आपने 5 से लेके 10 कोई भी आप वैल्यू रख लें। मैंने 5 से 10 रखी है, आप अपनी मर्ज़ी करें। ये इसे मैंने 0.1 रख लें या 0 रख लें, आपकी मर्ज़ी है। डिले टाइमर जो है ना, इसे हर हाल में 1 मिनट के हिसाब से डिले रखिएगा, नहीं तो रिले के ख़राब होने का खदशा है। जो किसी वक्त भी 1 सेकंड के आधे सेकंड के लिए भी इसके ऊपर कोई टेम्परेचर का चेंज आता है तो ये फ़ौरन इसे कहेगा उसके मुताबिक एक्ट करो। तो आप इसको 1 मिनट के डिले के साथ इसे इस्तेमाल करें, आपके सर्किट का और आपका इसमें फ़ायदा है। ये बॉक्स है, ये बॉक्स भी मैंने घर में पड़ी हुई लासानी के पीसेस से ऐसे काट के बनाया है। तो आपने इसकी मेजरमेंट इस साइज़ का क्यों मैंने बनाया है उसके लिए मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ये देखें, ये इसकी 11 इंच 1 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है, और ये इस वक्त अंदर से तकरीबन ये यहाँ 2 फुट से थोड़ा सा कम ये लंबा है। और इसकी गहराई देख लें, ये गहराई इसकी 7.5 इंच के करीब है। आप अपने बोतल या और कोई जो अरेंजमेंट करेंगे उसके हिसाब से ये कम बेश हो सकता है। मैंने बोतलों को इस तरह करके लगाना है यहाँ पे,
और वो उन्होंने इसके अंदर रोटेट करना है। इसके अंदर कुछ और मैंने इसकी फिटिंग भी बनानी है कि ये इस बोतल को की फिटिंग पीछे से कैसे ग्रिप करेगी, आगे से कैसे ग्रिप करेगी। और फिर इसको रोटेट करने के लिए मैंने वो जो रोटेटर रखा हुआ है उसमें भी यहाँ पे लगना है। इसलिए इसको 11 इंच से 1 फुट की तक चौड़ा होना ज़रूरी है। गहराई, क्योंकि कुछ और चीज़ें भी दरमियान में रखनी है, बाद वक्त पानी रखना पड़ता है कोई किसी और चीज़ के लिए, तो इससे 7, 8, 9 इंच गहरा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो मैंने इसको जो बनाया है मेरा तकरीबन 7.25 इंच गहरा है। और ये बोतल को मैंने काटना आपको और अंडा इसके अंदर पैक करके रखना भी बताया था। इस किस्म की मैंने आपको एक बोतल काट के उसके अंदर अंडे पैक करके दिखाए हैं। ये एक होल्डर है जो 4 के करीब अंडों, मुर्गी के अंडों को हैंडल कर सकता है। इसके ये सुराख काट दिया मैंने, एक सुराख इधर से काट दिया। और इसके बाद मैंने ये किया कि ये लकड़ी के हिस्से दिए, लकड़ी की पीसेस को मैंने, अगर मेरी ये बोतल 2.5 इंच 2.5 इंच चौड़ी थी तो मैंने तकरीबन इसे 3-3 इंच के फासले से यहाँ से एक सुराख कर दिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मैंने सुराख कर दिए इस तरफ, और 7 ही सुराख उस तरफ कर दिए। ये 2 चपटियाँ हैं, इनके दरमियान इसको मैंने बोतल को रखा है। और बोतल को रखने के बाद एक पेच मैंने यहाँ से लगा दिया है। वो पेच इसके अंदर, लकड़ी के अंदर से होते हुए इसके इस सुराख के अंदर चला गया है। देखिए मैं आपको ज़रा से खोल के भी दिखाता हूँ। ये एक सुराख है जिसके अंदर मैंने ये पेच लगाया है। मैं पेच दिखा देता हूँ आपको। ये तकरीबन 1.25 इंच का लकड़ी का ये पेच है, और ये पेच मैंने इसके अंदर ये लगाया, ये देखें ऐसे। और इसके साथ आपको ये एक डोरी नज़र आती है। डोरी के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये दोबारा से मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। इस तरह करके आपने अपने जितनी भी बोतलें हैं उन हैंगर को, होल्डर को इसके अंदर लगा देना है। और इसके अंदर लगाने के बाद, मतलब मैंने ये अपनी आसानी के लिए ये एक प्लास्टिक की टेप लगा दी है ताकि ये मुझे हैंडल करने में आसानी हो। 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरी बोतलें हैं। इनको मैंने वेस्ट को मैंने यूज़ किया है। और ये देखें अभी क्या होने वाला है। ये वो सारा महंगा काम है जिसके लिए हम ऑटो रोटेशन वाला ख़रीदते हैं। तो अभी ये देखें मेरा साइज़ इतना होना चाहिए कि इसके अंदर ये इजीली बैठ जाए। तो ये बताने लगा हूँ कि इसमें जितने भी मेरे जिस फासला बनता था उस फासले के हिसाब से मैंने ये वो बोतल लगा दी हैं। ये वो एक केली बोतल है, और ये इसके साथ ये कैप है, एक कैप है, और एक पेच इधर लगा हुआ है और एक पेच इधर लगा हुआ है। ये 2 पेचों की वजह से ये यहाँ पे खड़ी हुई है। और इसी तरह करते हुए मैंने 7 बोतलें लगाई हैं। 7 बोतलें लगाने के बाद एक मैंने डोरी ली है। ये आम किस्म की डोरी है, ज़रा मजबूत सी है, जो जल्दी टूटने वाली नहीं है। मैंने ये इस तरह किया है कि एक दफ़ा इससे के नीचे और नीचे से होके आ रही है तो दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, और फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और यहाँ पे जाके ये ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे से आके ना फिर दूसरी तरफ से ये ऊपर आ रही है। फ़र्क ये किया है कि एक ये दरमियान में कॉलर है, इस कॉलर के एक हिस्से को मैंने इधर रखा है, और वो तार सब के एक तरफ होनी चाहिए। ये जैसे मैंने ये कर दिया है, और वापस आते वक्त ये इस कॉलर के ना दूसरी तरफ हो, और ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ गया होगा। अब मैं इसे को घुमाता हूँ तो ये देखें घूम रही हैं। तो मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। ये देखें ये बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कोई इनके ऊपर अब टेंशन नहीं है। तो मैंने इसके साथ ये किया है कि बाहर से तो ये सपोर्ट इसकी मौजूद है इनकी, लेकिन अंदर से इसको, ताकि ये अंदर की तरफ ना आ जाए, मैंने 3 स्पेसर ऐसी फटियाँ अंदर इसके पूरे साइज़ की लेके लगाई हैं। जैसे कि एक यहाँ पे लगा दी है और एक यहाँ पे लगा दी है, और एक ये देखें मैं इसके अंदर ये लगाने लगा हूँ, कोई भी नहीं है। ये देखें
ये इतने इस फासले पे ये मैंने किया है कि जी 3 स्पेसर इसके अंदर लगा दिए हैं कि ये अपने साइज़ को चेंज ना करें। रोटेशन मोटर लगाने से पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा अरेंजमेंट, ये मैं उंगली से हिला रहा हूँ, ये देखें मेरी साल के साथ बोतलें मूवमेंट कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये मैंने जो एग्स को रोटेट करने के लिए सिस्टम बनाया था वो मेरा सही काम कर रहा है। तो अभी हम इसकी जगह पे साथ एक रोटेटर लगाते हैं, वही रोटेटर जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये रोटेटर है और इसके अंदर ये तारें मैंने पहले से लगा दी हुई हैं। ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये एक लॉक है इसका, ये लॉक मैं हटा के इधर रख दे रहा हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सुराख किया हुआ है। ये देखें, ये इस सुराख से मैंने इसको बड़े ही प्यार से कहता हूँ तो ये अंदर चला जाएगा। इसके लिए क्योंकि मैंने इसे फिटिंग करने के बाद दोबारा से निकाला था, इसलिए ये थोड़ा सा अलाइनमेंट होगी। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लगाया तो ये यहाँ पे लग गया है। ये मोटर है जिसने इसे घुमाना है, ये रोटेटर है इसका, और रोटेटर को लगाने के लिए मैंने ये सुराख यहाँ पे किया होता, ये इसके साथ ये लगा दिया और इसके बाद थोड़ा सा इसी तरह करते हैं। एक ये इसका बोल्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और एक बोल्ट जो है ना इसके नीचे लगाते हैं। दो पेजों के साथ इसे मैंने फिक्स कर दिया है। तीसरी यहाँ पे एक्सटेंशन करके ये तीसरा सपोर्ट भी इसे लग सकती है। और ये इसकी तारें हैं सिंपली, ये 12 वोल्ट का लोड है जो कंट्रोलर से आएगा और ये 12 वोल्ट को मैनुअली फिलहाल हम इस स्विच से घुमा के आपको चेक करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसका एक टाइमर सर्किट भी बन चुका है जो ज़्यादा देर के लिए बंद रहेगा। 6 घंटे के करीब तकरीबन वो बंद रहेगा और 6 घंटे बाद थोड़ी देर के लिए वो ऑन हो जाएगा। अभी मैंने इसको टेस्टिंग के लिए ये मैनुअल स्विच लगाया। मैनुअल स्विच का फ़ायदा ये होता है कि जब आप चाहते हैं किसी चीज़ को रोटेट करना अपनी मर्ज़ी से तो वह यहाँ से घुमा लेंगे, अदरवाइज इसे ये बंद रखेंगे। 12 वोल्ट की सप्लाई से मैंने ये कनेक्टर यहाँ जोड़ दिया, इसकी ग्राउंड को और ये पॉजिटिव को इस तरह करके। अब इसका जो ग्राउंड है वो सबसे पहले इसका लगाएंगे पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई लाइन। इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं, लूज़ करने के बाद इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर बैठ गया। बैठने के बाद ये देखें, ये प्रेस करके यहाँ पे ये बैठ गया है और अब इसको टाइट कर दें और इसके बाद हम इसके ग्राउंड के साथ भी यही करेंगे। ये ग्राउंड लग गया, लगने के बाद इसको पेज को हमने टाइट कर दिया। अब ये देखते हैं कि आगे इसका मोटर का कनेक्शन है और ये फ़ैन लगाना है और इसके अंदर दूसरी चीज़ें। अभी हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है। ये देखें, ये सप्लाई ऑन की तो हमारा फील्ड टेम्परेचर आ गया और इसका मतलब है कि ये ठीक है। अब मैंने जो आपको अगली चीज़ बतानी थी, जो इनक्यूबेटर का सबसे मुश्किल मरहला है वो है इसका की रोटेशन। मार्केट में जितने भी आपको मिलते हैं उसमें ऑटो रोटेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये एक मुश्किल मरहला है। सिंपल बल्ब लगा के, टेम्परेचर मीटर लगा के किसी को ये चीज़ सप्लाई चीज़ दे देना वो नहीं इतना इशू। मसला ये है कि जो महंगे इनक्यूबेटर जो कोई काम कर रहे हैं, ये केबल को सिर्फ यहाँ पे हैंडल करने के लिए, और ये एक स्विच है, इसको भी मैं यहाँ पे ना, ये मेरा टेस्ट स्विच है, जब मैं चाहूँ यहाँ पे ऑन हो जाए और जब मैं चाहूँ ये
से चेक कर लूँ, तो उसके लिए ना ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जो हमने धागा बांधा है, डोरी बांधी है एक तरफ से, ये देखें ये वाला जो यहाँ से वापस आ रही है ये इस कॉलर के इस तरफ है, और इस तरफ आते आते ये अपने रोटेटर के इस एक्सल के ऊपर, पुली के ऊपर ये बैठी हुई है। इधर से वापस आते हुए ये इधर से गुजर रही है, और नीचे से फिर ये देखें ये सेटिंग आपने जब कर दी तो उसके बाद हमने ये रोटेटर लगा दी है। ये इस वक्त मेरे पास 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का है, लेकिन इसे 12 वोल्ट 2 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर में हमने तब्दील करना है। ये 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का है इस वक्त जो ट्रांसफार्मर मैंने लगाया हुआ है। ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर या इससे प्लस में सर्किट में मैंने लगाना है। इस वक्त मैंने, क्योंकि इस टेम्परेचर बोर्ड को चेक करने के लिए मैंने इससे शुरू किया था, तो मैं प्रोजेक्ट अभी इसी से मुकम्मल कर रहा हूँ। ये पावर सप्लाई मैंने दे दी, बोर्ड चल पड़ा। बोर्ड चलने के बाद ये देखें ये पावर सप्लाई पॉजिटिव बोर्ड में जा रही है, और बोर्ड से ये सप्लाई आगे जा रही है। ये केबल और ये स्विच के थ्रू इसके साथ मोटर के साथ जुड़ी हुई है। ये देखें इस स्विच के साथ ये छोटी ब्लू केबल स्विच में गई, और स्विच से मोटर के पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है, और यही इसी की नेगेटिव, ये मोटर के नेगेटिव के साथ जुड़ी हुई है। इसको ऑन ऑफ के लिए, टेस्टिंग के लिए मैंने ये स्विच लगाया है। इसके बाद ये केबल मेरी आगे जाएगी, और यहाँ पे मैंने इसको 12 वोल्ट का फ़ैन लगाना है। वो फ़ैन इसलिए लगाना है कि इसके अंदर मैं यहाँ पे हीटर रखूँगा। हीटर से जो भी हीट होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे मैं एक पंखे का इजाफा करूँगा। वो भी 12 वोल्ट के पंखा भी 12 वोल्ट पे होगा। अभी मैं आपको पंखे का 12 वोल्ट का सर्किट या वो सिलसिला वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले इनक्यूबेटर का सबसे मुश्किल मरहला, जिसकी वजह से फ़ॉरेन की कंपनियां सारी यहाँ पे महंगे से महंगे इनक्यूबेटर बेच रहे हैं, मेन उसका एग को घुमाने का जो प्रोसेस है वो बेशक आप एक सादा तरीके से एक वेस्ट बॉटल से कर लें। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे अरेंजमेंट हैं। आने वाले दिनों में मैं इससे कहीं बेहतर एग रोटेटर आपको दूंगा नए अगले वर्जन में। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलें, जो दस्तयाब है फ्री में, इसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ये देखें मैंने स्विच ऑन किया तो मेरी ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह करके ये घूमनी शुरू हो गई। मैंने इस बेल्ट को सीधा कर रखता तो इनके ऊपर इतना प्रेशर ना होता। शायद ये शुरू वाली और आखिर वाली तो घूम जाती, लेकिन दरमियान वाली ना घूमती। इनको घुमाने के लिए, रोटेशन के लिए मैंने इस बेल्ट को, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेल्ट का एरिया जब इस बॉटल के साथ टच करेगा, उसका तरीका यही है कि ये अल्टरनेट जाए कि नीचे से बेल्ट ऊपर की तरफ आए और ऊपर से, ताकि इसकी इस गुलाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेल्ट रगड़ खाए, जिससे ये घूमे। ये रोटेशन जब आपकी होगी तो इसमें हमने आगे जाकर टाइमर लगाना है, जो ये देखें ऑफ हालत में होगा। सारे के सारे आप जब चाहें जैसे चाहें सेट कर लेते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका ये लोड ऐसे है तो अगला लोड बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे घुमा दें, और इससे अगले लोड को थोड़ा सा और ऐसे घुमा दें, और इसको ऐसे कर दें, और इसको ऐसे कर दें। इस अरेंजमेंट से आपको फ़ायदा ये होगा कि मोटर के ऊपर अंडों के वज़न को ऊंचा नीचा होने की वजह से जो रोटेशन की प्रॉब्लम होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। कि अगर इसके अंडे थोड़े से नीचे की तरफ बैठे हुए हैं तो इस तरह टिल्ट हैं, और इसी तरह ये देखें ना, यहाँ पे आके अंडे जो है ना ऊपर की तरफ होंगे, तो वो एक कला की जो डायरेक्शन है होता है। मतलब ये देखें, आप यहाँ पे इसे चेक करने की कोशिश करें। ये एक सर्कल है मेरा, तो इस वक्त मेरी पहली 1 जो है वो अगर इस लोकेशन पे है, और 2 मेरी इस लोकेशन पे होगी, और 3 इस तरह होगी, 4 इस तरह होगी, 5 इस तरह, 6 7 इस तरह। मतलब ये थोड़ा सा मैंने निशान लगाने में थोड़ा सा इसे प्लस कर लेते हैं। ये देखें 1 यहाँ पे होगी, 2 इस लोकेशन पे,
3 इस लोकेशन पे, और 4th फर्ज करो यहाँ पे लोकेशन पे, और 5th इस पे, और 6ठी और 7वीं। मतलब ये देखें, ये मेरी बोतलों की, अगर अपनी आसानी के लिए आप कोई भी बना सकते हैं। मतलब मेरा पहली बोतल ये बिल्कुल प्लास में हो, तो इसमें ये रोटेशन में अगर कोई किसी किस्म की मतलब लोड आपका हर वक्त एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये मैंने आपको पते की बात थी कि जब आपका लोड सेंटर में किसी जगह नहीं रहता, किसी भी घूमने वाली जगह के लोड सेंटर में नहीं रहता, तो ये बड़ी बड़ी मोटरें जो है ना वो फेल हो जाती हैं, या अपने पावर से उसे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। तो ये लोड इस तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और अगली बात जो मैंने आपको बतानी है कि 6 घंटे के लिए तो ये ऐसे रहे। 6 घंटे के बाद तकरीबन मैंने वो टाइम आपको बताना है कि ये देखें, मैंने चेक घुमाता हूँ, ये देखें अभी ये यहाँ थी तो ये यहाँ चला गया। मतलब आपने ये देखा कि अब इसको चेक करते हैं, 1 2 3 3 मिनट में ये चक्कर काट लेती है। मतलब मेरे जो टाइमर होगा वो तकरीबन 1.5 मिनट के लिए, 1.5 सेकंड के लिए वो ऑन होगा और वो ऑफ हो जाएगा। फिर वो 6 घंटे बाद 1.5 सेकंड के लिए ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा, और फिर वो 1.5 सेकंड के लिए ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा। आप इसके दरमियान कोई भी टाइम रख सकते हैं, लेकिन वो आपका जो एग टॉप पे था उसको तकरीबन यहाँ या यहाँ पे जाना चाहिए, बिल्कुल बॉटम में नहीं, तो थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए। इसका मतलब आपकी 6 घंटे में जो रोटेशन है वो, अगर आपकी एग की पोजीशन ये थी, फर्ज करें कि आपकी एग की पोजीशन ये थी, तो वो एग आपका घूम के हर 4 घंटे बाद यहाँ चला जाए। मतलब आपने एग को इस तरह से घुमाना है। ऑन हुआ तो एग यहाँ पे चला गया, और अगले 6 घंटे बाद घूम के फिर वो वापस आ जाए। हर 6 घंटे बाद, हर 8 घंटे बाद वो अंडा जो है ना वो घूमना चाहिए, या इसका टाइम कोई भी 6 घंटे हो, 8 घंटे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे से कम टाइम में अंडे को घूमना चाहिए। 24 घंटे में तकरीबन 3 दफ़ा अंडे को घुमाना चाहिए। ये है एक सेफ प्रोसेस। तो अब मैं अभी जो सर्किट लगाने वाला हूँ वो इस स्विच को यहाँ हटा देंगे। यहाँ पे एक और सर्किट लग जाएगा जो 6 से 8 घंटे बाद अंडे को 1.5 सेकंड के लिए इस मोटर को ऑन करके घुमा देगा, और इस तरह करके ये 16 दिन तक, 14 से 18 दिन होता है, 16 17 18 दिन के लिए ये इसे घुमाएगा। और जब हमारे 18 दिन पूरे हो जाएंगे फिर हम आपको अगली वीडियो में, इसी में अगले सेशन में बता रहा हूँ कि फिर क्या होगा कि आप चाहें तो इसको बॉटल को काट दें। इसी बॉटल को आप यहाँ से कटर से काट दें, आपकी मर्ज़ी है। अगर काटना नहीं चाहते हो तो इस बॉटल को आप रिवर्स फोल्ड कर देंगे। दोनों सूरतों में 18 से 21-22 दिन के दरमियान अंडा जो है ना फिर इस केस के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब एम्ब्रियो, जब बच्चा निकलेगा तो उस अंडे को हर किस्म की बाहर के प्रेशर से आज़ाद होना चाहिए। आप इसको सारे के सारे मैनुअली इसका कनेक्शन उतार दें मोटर का, और सबको ऐसे आप ऊपर की सिमत में काट दें और इसको साइडों से काट दें। नेक्स्ट हैचिंग के लिए आप नई बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी जो ऊपर हिस्सा ये वाला बचा है, इसमें थोड़े थोड़े सुराख नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर पंखे ने चलना है, तो पंखे की वजह से गर्म हवा बाहर निकलने का खदशा है, तो उससे टेम्परेचर हमारा ज़्यादा बेहतर मेंटेन नहीं होगा। तो हम इसमें एक, हमारे पास घर में फालतू कोई पीस पड़े थे फोम के, तो हमने सोचा कि ये जो है ना, ये पीस इस तरह करके हम लगा लेते हैं। एक पीस इस तरह लगाते हैं और एक ये पीस इस तरह,
ये 2 पीस मैंने काटे हैं और अभी ये जो पीस हैं ये मैं ग्लू गन से लगा के दिखाता हूँ आपको। फिर आप हल्का सा यहाँ पे ग्लू गन की एक लाइन लगा दी, एक लाइन हमने यहाँ पे लगा दी और एक ग्लू गन पे थोड़ा सा मिक्स यहाँ पे हमने लगा दिया। तो अब ये देखें इस तरह करके ये फोम हमारी यहाँ पे चिपक गई है। इस तरह करके ये सारी फोम चिपका देते हैं। तो फोम चिपकाने के बाद फिर पंखा लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये फोम हमने लगा दी है यहाँ पे। फोम लगाने के बाद अब यहाँ पे पंखा लगाने की बारी है। तो पंखा लगाने के लिए ये अभी देखें, मैंने जो पंखा लिया है ये कंप्यूटर का पुराना पंखा है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई में इस्तेमाल होता है। 12 वोल्ट और 0.17 एम्पेयर, मतलब ये है तकरीबन 2 से 2.5 वाट का पंखा है। 12 वोल्ट को 0.17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 2 वाट के करीब करीब। तो इसके बाद इसकी, क्योंकि हवा की जितना पंखा ज़्यादा ताकतवर इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हवा का फ्लो यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे 0.17 का मिल गया। नॉर्मली ये पंखे जो है ना वो ये मिलते हैं 12 वोल्ट 0.6 एम्पेयर के, और अभी मैंने एक और ढूंढा है तो वो मुझे मिल गया 12 वोल्ट 0.5 एम्पेयर का। 0.5 एम्पेयर का मतलब है कि ये 6 वाट का है, ये 7.2 वाट का है और ये तकरीबन 2.5 वाट के करीब का है। आप इसमें कोई कैद नहीं है, आप अपना लगा के देखें। जो आपके एयर फ्लो को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक देता है बस उसको इंस्टॉल कर दें। मकसद ये है कि इसके अंदर जो मेरा जितना एरिया है इसके लिए थोड़े एम्पेयर का, थोड़े एयर प्रेशर वाला पंखा मेरा काम करता था, लिहाजा मैंने ये सिलेक्ट कर दिया है। आप कोई भी पंखा इसके अंदर लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको पंखा लगा के दिखाता हूँ। इसके लिए हमने पहले से एक सुराख कर लिया है। तो ये सुराख से ना हम तारें बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे अपने बोल्ट की वजह से ये बोल्ट लगा के ये इस तरह पंखा मैं इस तरह यहाँ पे ना लगा देता हूँ। पंखे को थोड़ा सा यहाँ से गैप देना है। मकसद ये है कि ये एयर का फ्लो, ये एक शीट मैंने ऐसे लगा दी है और एक शीट में अभी एक बोल्ट और मैं इसका लगा देता हूँ अभी, और एक ऐसे, ताकि मेरा जो एयर फ्लो है वो हवा पंखा इधर फेंकेगा और इधर से रिवर्स नीचे से होते हुए हवा आएगी और ये मेरा जो हाथ की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन से ऊपर पंखे के अंदर जाए ताकि एक सर्कल मुकम्मल हो। अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये पंखा ज़्यादा बेहतर, ये इसका सेक्शन का एरिया है। मैंने डिसाइड कर दिया है कि आपने हवा इस एरिया से सक करनी है और इसको जब मैं बंद कर दूंगा तो ये नीचे से सक करेगा और हवा को इस तरफ थ्रो करेगा। लगा देते हैं गोंद। ग्लू लगाने के बाद एक पीस हम इसके ऊपर लगा देने हैं। इसे इतना ज़्यादा टाइट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हम इसे लिमिटाइज करते जाएंगे कि इस एरिया के अंदर से आपने एयर लेनी है तो ये उसी एरिया के अंदर से लेगा। तो अभी जो है ना, और ये पंखा अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये पंखा चल पड़ा है और ये रुक रहा है। ये भी देखें बहुत अच्छी हालत में है क्योंकि बड़ी ही सही तरीके से बेआवाज़ होकर चला है।
कोई आवाज़ नहीं दे रहा। अगर कोई पंखा आपका यहाँ पे वाइब्रेशन दे रहा हो तो इसका मतलब है उसके पर वगैरह टेढ़े हैं, कुछ मसला है, या चलते वक्त कोई आवाज़ दे रहा हो तो आप उस पंखे पे भरोसा ना करें, उसे हटा दें और कोई और पंखा ट्राई करें। अब ये नीचे से इस तरफ से हवा सक कर रहा है और यहाँ से ना खासी हवा दे रहा है। इसका टारगेट यही है कि ये हवा यहाँ तक फेंके और इसके अंदर अभी जो हम हीटर का अरेंजमेंट लगा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। और अभी इस पंखे के इस तरफ से जो हमने कनेक्शन किया, पंखे की ये दो तारें हैं, ये नेगेटिव है, इसको मैंने नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा दिया है। टेप नहीं की, अभी मैं टेप इससे कर दूंगा। तो ये 12 वोल्ट के करंट पे चल रहा है। वैसे तो ये सेफ़ है लेकिन फिर भी हिफाजती असूल के मुताबिक इसे यहाँ पे बंद होना चाहिए, टेप होनी चाहिए इसकी। अभी इसकी टेप कर देते हैं और टेप करने के बाद फिर हम आपको इसके अंदर एग्स वगैरह वो लोड करेंगे और एग्स लोड करने के बाद फिर हम इसका हीटर लगाएंगे और हमारा इनक्यूबेटर मुकम्मल हो जाएगा। हमारा फ़ैन चल पड़ा है। इसके बाद अगला प्रोसेस हमारा है कि हमने इसके अंदर अपने होल्डर के अंदर अंडे लोड करने हैं। तो उसके लिए ये देखें, एक अंडा पकड़ा, बड़े ही आराम से इसको आगे और पीछे से सहारा देते हुए हम यहाँ ले आए हैं। एक अंडा हमारा यहाँ पे लोड हो चुका है और ये देखें दूसरा, थोड़ा सा दरमियान में अंडों के दरमियान गैप रखेंगे हम, और एक अंडा हमने ऐसे लोड कर दिया। 3 आते हैं तो 3 अंडे रखे हैं, और बड़े साइज के अंडे हैं तो वो शायद 4 रखने में मसला हो सकता है। ये हमने 4 अंडे लोड कर दिए हैं और एक जगह पे 4 अंडे हम लोड करने के बाद देखते हैं कि ये घूमते हैं कि नहीं। माशाल्लाह, ये देखें 2 सेकंड में इसने तकरीबन 2 सेकंड में अपनी एक रोटेशन, एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। अब दोबारा से चलाते हैं, 1 2 3। 1.5 सेकंड में तकरीबन आधा चक्कर मुकम्मल होता है। और हम अपने जो अभी एक टाइमर लगाएंगे इसके ऊपर, वो 6 से 8 घंटे में जितना टाइम हम चाहते हैं उतना टाइम डिले करने के बाद 1.5 से 2 सेकंड के लिए इसे ऑन करेगा और बहुत ही वो कैलकुलेटेड होगा। इससे लेटेस्ट ज़्यादा मशीन दुनिया में अभी नहीं आ सकी, क्योंकि अब इसके साथ कोशिश की कि हमें कोई मैनुअल मिल जाए। तो हमें इस वक्त कोई भी मार्केटें बंद हैं, तो अपने घर में ही एक आर्डिनो सर्किट पड़ा था, उसकी प्रोग्रामिंग करके हमने उसे 6 से 8 घंटे तक ऑफ रखेंगे और 6 से 8 घंटे के बाद वो 1.5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ऑन होगा। ऑन होने के बाद वो ये जो मैनुअली मैं इस स्विच से काम कर रहा हूँ, ये स्विच है जिसको मैं प्रेस करता हूँ अपने हाथ से, तो ये मेरा सर्किट काम करता है। इसके पैरेलल वो लग जाएगा। नॉर्मली वो सर्किट इसे घुमाएगा और जब आप चेक करना चाहेंगे कि क्या ये सिस्टम मेरा ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं आ गया, तो जस्ट चेकिंग के लिए ये मैनुअल स्विच जो है ना ये काम करेगा। ये सिर्फ इसने एक दिन में 1 से 1.5 चक्कर मुकम्मल करना है। चलें 2 चक्कर 24 घंटे में 2 चक्कर मुकम्मल होंगे, तो इस तरह अगर 2 चक्कर 24 घंटे में होंगे तो 21 दिन 18 दिन तक हमने इसे रोटेट करना है। तो ये 36 दफ़ा, मतलब ये कोई प्लास्टिक की ये बोतलें और ये सारा अरेंजमेंट इनक्यूबेटर के लिए इसलिए बेहतर है कि इसने तो बराए नाम घूमना है, लेकिन वो हम एक पाबंदी के साथ बर वक़्त, जिस तरह एक मरीज़ दवा खाता है बर वक़्त, उस वक़्त नहीं घुमा सकते। 21 दिन 18 दिन 16 दिन कोई बंदा रेगुलर ड्यूटी नहीं दे सकता, या तो वो दिन में एक दफ़ा या किसी दिन बिल्कुल भी किसी मजबूरी की वजह से घुमाना भूल जाता है, तो फिर ये मसला बन जाता है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इसको आपने एक दफ़ा प्रोग्राम करके लगा दिया, जैसे कि मैंने थर्मोस्टेट लगा दिया है, तो ये थर्मोस्टेट जो मैंने वैल्यू सेट की है उस वैल्यू से बिल्कुल ज़रा भी नहीं चेंज करेगा और बिल्कुल उस अपने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलेगा।
इसी तरह एक साथ दूसरा इसका कंट्रोलर लग जाएगा, तो एग की रोटेशन वो भी बाकायदा प्रोग्राम के तहत होगी और टेम्परेचर भी मॉनिटर होगा। तीसरी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी ह्यूमिडिटी कंट्रोल। उसके लिए 10:30 मैं एक पंखे के साथ एक अरेंजमेंट लगा रहा हूँ, जिसकी ह्यूमिडिटी को शुरू में मैं अपने इस मीटर के ज़रिए वाच करता रहूँगा। इस वक्त लाहौर में जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे 44% नमी का तनासब है, तो ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल मेरा यहाँ पे मैं रखूँगा कुछ देर के लिए, एक आधे घंटे के लिए, तो मैं निकाल लूँगा। जो मैंने अरेंजमेंट किया होगा वो अगर मेरा 50 से 60% में है तो मुझे किसी ज़्यादा अच्छे अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अंडों को हमने पैक कर दिया है। इस वक्त 27 एग हमने पैक कर दिए हैं। ये 6 में 4 24 और ये बड़े अंडे थे, एक अंडा इसमें से और हम अभी लोड करेंगे। और उसके दरमियान मुझे पैकिंग मैंने रख दी है थोड़ी सी, ताकि अंडे जो है ना अभी थोड़ी देर में इसके अंदर आज एक नया फ्रेश अंडा आएगा तो हम इसके अंदर इंशाल्लाह वो रख देंगे। बाकी कैटेगरी कर दी हैं कि तकरीबन एक जैसी मुर्गियों के अंडे हमने मोस्टली इसमें देसी मुर्गियों के अंडे हमने रख दिए हैं। अगर किसी जगह पे कोई अंडा हिल रहा हो और रोटेशन के दरमियान महसूस हो कि वो अंडा थोड़ा सा हिलता है तो आप ये पैकिंग उसके अंदर रख सकते हो। फर्ज करें ये देखें कि ये मैंने इस तरफ ये पैकिंग रख दी है, ये पीस ये इस तरह कि मेरी बहुत बाटल के अंदर, क्योंकि अंडों का साइज़ छोटा बड़ा होता है तो इसलिए ना यहाँ पे कुछ मसला आ रहा था। फिर उसके बाद ये तकरीबन ये अंडे पैक हैं। मैंने इन्हें 16 से 18 दिन तक इस हालत में इन्हें इसके अंदर रखने हैं, और जो ही बच्चों के निकलने का टाइम आएगा तो 18 के बाद मैं इसके या तो यहाँ से काट दूँगा या फिर इसको एक शीट ऊपर और बिछा के उसके ऊपर मैं ये अंडे ओपन कर दूँगा, ताकि हैचिंग के दौरान बच्चा कोई अंडे से निकलते वक्त मार ना जाए। तो अभी तक जो सेटिंग थी वो मैंने ये बता दी है। ये है, देखें मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। साथ के साथ बोतलें बिल्कुल सही घूम रही हैं, किसी में कोई इशू नहीं आ रहा, ना ही कोई अंडा घूमते वक्त हिल रहा है। लेकिन मैंने तो आपको बताया कि इसने सिर्फ पूरे प्रोसेस में 28 से 30 दफ़ा या 36 टाइम जो है ना इसने घूमना है। पहले बताया था कि ये देखें इसका ये जो गैप है ये बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा, और ये देखें इससे ज़रा ज़्यादा, और इसको ज़रा इससे भी ज़्यादा, और ये बिल्कुल रिवर्स, और ये थोड़ा सा ऐसे और इसको ऐसे। अब इस अरेंजमेंट में आप रखेंगे तो किसी भी वक्त मोटर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये सारा का सारा लोड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो ये तकरीबन बेहतर तरीके से घूमेगा। अगर किसी दोस्त को कोई इसमें इशू आ रहा होगा तो वो अपनी बोतल की ये डायरेक्शन सही कर ले। तो इतने करने के बाद आपने हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जिस वक्त भी आपको टाइम मिलता है तो आपने इसे मैनुअली चेक करके देख लेना है कि यार मेरी जो ऑटो रोटेशन हो रही है उसमें कोई मसला तो नहीं। अगर वो ये मैनुअली सही रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली भी सही रोटेट कर रहा है। तो इससे बाद अगर आपको फिर भी हो कि नहीं यार मुझे नहीं पता कि क्या मेरी मशीन इन टाइम मूव कर रही है या नहीं कर रही, तो आप अपने एक प्रॉपर फासिल वक्फे के बाद यहाँ एक इस बोतल के ऊपर निशान लगा दें कि ये मेरी बोतल इस वक्त यहाँ पे है। आप तकरीबन 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद चेक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन किसी और जगह हो चुकी है। इसका मतलब कि अगर इसकी डायरेक्शन किसी और जगह हो चुकी है तो फिर आपको पता चलता रहेगा कि यार ये मूव हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि कभी दूसरी सूरत में आप इस तरह कर लें कि देखें कि यार ये बोतल मेरी बिल्कुल ऊपर की तरफ है, तो आप इसको निशान लगा दें कि यार ये मेरी बोतल बिल्कुल ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो थोड़े 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद आप चेक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये मूव कर रही है। अब हीटर लगाने की बारी है, तो हमने इन अंडों के ऊपर एक प्लेटफार्म बना दिया है
मेरे पास ये सिरामिक की टाइल की कटिंग पड़ी हुई थी, आपके पास लकड़ी का किसी भी चीज़ का कोई पीस पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे रख दें। वो इसलिए कि जब आपने ये बल्ब लगाना है या यहाँ पे दो बल्ब लगाएंगे या हीटर लगाएंगे तो बल्ब और हीटर की डायरेक्ट हीट पंखों एग्स के ऊपर ना जाए, जिनके ऊपर बेशक हवा चल रही होती है लेकिन फिर भी रोशनी से ही उसकी हरारत ज़्यादा जाएगी और कुछ अंडों को जो करीब पड़े हुए होंगे जिनके ऊपर डायरेक्ट रोशनी पड़ रही हो लगाने की बारी है। हीटर लगाने के लिए ये दो तारें जो है ना, ये मेन की दो तार हैं, एक ये और ये मेन की दो तारें हैं। इनमें से एक तार डायरेक्ट हम हीटर पे यहाँ लगा देंगे और ये जो दूसरी तार है इसको हम रिले के लिए सर्किट में रिवर्स लेके आएंगे और जब रिले ऑन होगी तो उस सूरत में इसके ऊपर करंट आएगा और ये चलेगी। मतलब यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए टेप कर देता हूँ। इसको बाद में बेहतर तरीके से टेप कर देंगे। अब मेरे पास ये दो तारें हैं, एक ये डायरेक्ट न्यूट्रल है और एक ये जो पीछे मेन जो आ रही है, इस मेन को रिले सर्किट से कंट्रोल कर लिया हमने। अब इन दो चीज़ों को, दो तारों को यहाँ एक को इधर और एक को इधर लगा देंगे तो ये सिस्टम चल पड़ेगा। लेकिन मैंने एहतियातन ये बताया है कि मैं इसमें एक होल्डर का इजाफा कर रहा हूँ। वो इसलिए कि जब शुरू में इस सर्किट को हम ऑन करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे, तो इसी सारे का टेम्परेचर हमारे कमरे के टेम्परेचर के बराबर होगा। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसका टेम्परेचर 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और ये अंडे भी जल्दी उसमें उस लेवल में चले जाएं। या अप्रैल के महीने में तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अप्रैल के बाद शुरू के महीने सर्दी के ठंडे इलाके में या जब वैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उस सूरत में आप यहाँ पे एक और बल्ब इस्तेमाल कर लें। मैंने एक एडिशनल होल्डर, एक इजाफी होल्डर लगा दिया है। तो इस तरह करते हैं कि इसको इसके पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए इन दो तारों को ऐसे जोड़ देते हैं और इन दो तारों को ऐसे जोड़ देते हैं। पीछे से ये ग्राउंड आ रही है और ये रिले से आ रही है। इन दोनों को हम होल्डर के साथ ये जुड़ गई हैं और एक तार को इधर और एक को इधर मैं जोड़ने लगा हूँ। इंस्टॉल कर दी है। ये एक तार हमारी मेन से आ रही है और एक ये पैरेलल साथ होल्डर की है और ये दूसरी तार रिले से आ रही है और रिले के तार के साथ हमने हीटर की होल्डर की बल्ब होल्डर की दूसरी तार लगा दी है। मतलब हमारा इनके साथ पैरेलल दो चीज़ें जुड़ गई हैं। एक ये हमारा हीटिंग रॉड है और एक ये हमारा होल्डर ऑप्शनल है, मर्ज़ी हमारी उसे ऑन करें, मर्ज़ी है हम उसे ऑन ना करें। इसका ये साथ सेफ्टी का कवर है। सेफ्टी कवर को हमने इसके ऊपर पहले से इसके अंदर से तारें गुजार ली थी। अब हम इसके को पैक करते हैं। पैकिंग के लिए तरीकाकार ये देख लें, ये इसका मैं जो कर रहा हूँ, ये एक सुराख है, इसको ऐसे करके मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद मैंने अब इसको पैक कर दिया। पैक करने के लिए अब हमारा यहाँ पे एक स्क्रू है, वो लगा देंगे। स्क्रू के जब लग जाएगा तो ये सेफ हो जाएगा। मतलब आपको कनेक्शन पीछे से कवर हो गए हैं और सेफ्टी के करंट लगने का ख़तरा नहीं रहा। ये हीटर अंदर, इसके हीटर है, इसके अंदर हीटर है और ये केस पहले से ये बाहर हिफाजत के लिए बना हुआ है।
ये हीटर हम यहाँ पे रख देते हैं। हीटर हमारा रखा गया और ये मेरी टाइलें हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, इसे आगे करें पीछे कर लें, जिधर मर्ज़ी कर लें, ये आपकी स्लाइडिंग है। और आने वाले दिनों में इन्होंने मेरे लिए जो ना एक प्लेटफार्म का अगला काम ये करेंगे कि इसके ऊपर हम एग्स को ले आएंगे और अगला प्रोसेस वो एग्स का यहाँ पे मुकम्मल होगा। ये तार स्पेयर है तो इसके अंदर जगह मौजूद है। इसको इस तार को भी मैं इधर लगा देता हूँ और ये 2 तारें मेरी इधर की आ गई, ये मेरी मेन आ गई तार। और ये देखें, ये मेरा प्लेटफार्म ये मुकम्मल हो गया। अब मेरा ये सेंसर है, सेंसर को मैंने लगाना है, यहाँ से हीट जाएगी, ये रूट है, पंखा इस गर्मी को इस तरफ फेंकेगा और इधर से ये रिवर्स करेगा। तो मैं ये रिवर्स इस वाली प्लेट के नीचे उल्टी तरफ इसको यहाँ पे ग्लू से चिपका देता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे, या कोई धागा वगैरह बांध के होल्डर बना के इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा ताकि ये जो भी टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पूरा करने के बाद मुझे बताए। तो ये अभी इसको थोड़ी मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। फर्ज करें ये मैंने रख दिया कि जो भी मेरा टेम्परेचर नीचे आएगा वो मुझे बताता जाएगा। अभी मैं इसकी ये कनेक्शन करने लगा हूँ। ये मेरे कनेक्शन वो हैं जिन्होंने मेरे होल्डर को और बल्ब को, इस टर्मिनल को लूज़ करते हैं। टर्मिनल को ये 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 2 रिले के हैं बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। ये ग्राउंड के लिए, ये 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए जो इस सर्किट के लिए है। और इस सर्किट के से ये 2 पॉइंट हैं जो रिले ने एज ए स्विच काम करना है, तो ये उस वक्त आम होंगे। ये देखें मैंने इसको लगा दिया और दूसरा जो है ना उसकी तैयारी है। दूसरा पॉइंट हमने ये लगा दिया। ये लगाने के बाद इसको अब क्योंकि मैंने इसमें इस हिस्से में 220 को स्विच कर दिया है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अब इसके ऊपर थोड़ा सा इस एरिए को कवर कर दें किसी भी टेप की वजह से या कोई और चीज़ ऐसे इस्तेमाल करते हुए। मैं अपने इसी वक्त थोड़ी सी एहतियात के लिए इसको ये टेप लगा रहा हूँ। तो अभी आगे चल के यहाँ पे पेपर टेप लगाएंगे, पेपर टेप लगा देंगे या कोई और ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे। तो चले थोड़ी देर के लिए ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि मैंने इसको कनेक्शन बॉक्स को यहाँ पे कवर कर दिया है। और अब आते हैं इसके, ये हमने थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कंट्रोल का ये बल्ब जो है ना ये हमने यहाँ पे लगा दिया है और इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि जब यहाँ से हीटिंग हो के रिवर्स जो आपके पास आ रही है एयर, उसका टेम्परेचर क्या है। और ये मैंने उसी अरेंजमेंट के साथ बल्ब लगा दिया है। और बल्ब मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि जल्द अज जल्द हमारा टेम्परेचर पूरा हो जाए। और अगर आपको जल्दी शो ना कराना होता टेम्परेचर तो मैं ये बल्ब न लगाता। बेशक आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल जल्द हो जाएगा। अब वक्त को जल्दी इनके टेम्परेचर को सेट करने के लिए मैंने इसे ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद इसका मेरा फंक्शन चेक कर लें। यह 1 मिनट के डिले के साथ सिस्टम चल पड़ा है। इस वक्त मेरा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ये अब टेम्परेचर थोड़ा सा उसने कम इसलिए शो कर दिया फ़ौरन 30 से कि ये फ़ैन चला है। फ़ैन चलने के बाद उसे नॉर्मल एयर मिली है। तो बिल्कुल नहीं घबराना,
अभी क्योंकि इस सिस्टम को जब हम अभी ये ओपन है, इसलिए जो ही इसको अब कवर करते हैं तो उसके बाद इसका सिस्टम फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर में इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए अभी हमने इसको ऊपर कवर दे दिया है, ये देखें 30.1 से 30.2 में कन्वर्ट हो गया, ये 3 हो गया। और इसी तरह करते करते थोड़ी देर में आप देखेंगे कि 40 या 41 जो भी टेम्परेचर मैंने सेट किया है वो है, वहाँ पे जाके ये ट्रिप करना शुरू कर देगा और आपको डिजिटल थर्मोस्टेट आपका इस वक्त काम कर रहा है। और यही आपको करते हुए दिखाना था कि इस तरह फिर हैचिंग टेम्परेचर जब आप उसको पूरा देंगे और आप सही बराबर टाइम पे रोटेट करेंगे। और इसके अंदर तीसरी चीज़ अभी जो जिसको हमने थोड़ी देर में लगाएंगे वो है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तीनों चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर हैचिंग का इन्वायरमेंट जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में क्योंकि मैंने अंडों को घुमाने का सर्किट ऐड किया है जो कि लोग यहाँ नहीं लगाते, ज़रा मुश्किल होती है। और इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घर मार्केटें बंद हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ऐसा कोई टाइमर मार्केट से नहीं मिल सका, ना ही मार्केटें खुली हैं कि जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक 6 से 12 घंटे के दरमियान ऑफ रहे और 1.5 से 2 सेकंड के लिए ऑन रहे। तो इसका एक ही सलूशन है जो कि मुझे पहले पता था कि ये आर्डिनो बोर्ड होते हैं। मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल बोर्ड है वो आर्डिनो वीमोस D1 बेस ESP A266। ये कोई भी आर्डिनो बोर्ड आप ले सकते हैं। आर्डिनो यूनो वेरी कॉमन बोर्ड है, लेकिन क्योंकि मेरे पास वो बोर्ड होते हैं मैंने किसी को दे दिए हैं कि मुझे शायद कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे इसकी प्रोग्रामिंग है, आप घबराएं नहीं, मैं अभी उसके प्रोग्राम ये सारे एंड पे इसकी प्रोग्रामिंग की सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ये बोर्ड लिया है, तो ये बोर्ड है D1 आर्डिनो D1 कंपैटाइल बेस ESP 8266। ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाईफाई बोर्ड है। लकीली ये घर में पड़ा था। D10 ज़रा जूम करते, TAX09 ये 9 पिन है। ये देखें मैंने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है कि ये 9 पिन के ऊपर मैं इसे ऐसे इंस्टॉल कर दिया। एक मेरा वैसे ग्रिप करने के लिए बाहर रह गया पीस, और मैंने इसका ये पॉइंट बना दिया है कि ये यहाँ से मुझे रिले को मेरे टाइमर जब टाइम पूरा होगा तो यहाँ से मुझे ऑन सिग्नल भेजा गया। इस ऑन सिग्नल को रिले से मैंने इस्तेमाल। ये इसको देखें अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही सिस्टम हमारा ऑफ हो गया है। और दूर से देख रहे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर होते ही हमारा सिस्टम ड्रॉप हो गया है और ये वापस 39 डिग्री पे जब पहुंचेगा रिड्यूस होते होते तो फिर 1 मिनट के डिले के साथ दोबारा ऑन हो जाएगा। चलें अब साथ वाले बोर्ड का भी आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ये वो बोर्ड है जिसको मैंने प्रोग्राम करके लगा दिया है। ये थोड़ी देर के लिए आपको चेक करवाने के लिए कि ये इस वक्त 2 सेकंड के लिए ऑन होगा और 10 सेकंड के लिए ये ऑफ़ होगा। ये जो लाइट है ये 10 सेकंड के लिए इस वक्त ऑन हो रही है और ये 2 सेकंड के लिए ऑफ़ हो रही है। इसको इस वक्त प्रोग्रामिंग केबल लगी हुई है, तो जब तक आप इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं लगाएंगे इसी के साथ लगा लें टेस्टिंग के लिए। फर्क करें, ये मेरी 12 वोल्ट की ये सप्लाई थी, ये वही सप्लाई है जो मैंने इसको दी है, मोटर को दी है। ये वाली जो मोटर है नीचे लगी हुई है इस मोटर को दी है और यही मैं आर्डिनो बोर्ड को लगा रहा हूँ। ये आप देखें सप्लाई मैंने लगा दी है। ये इस वक्त लाइट ऑन है
एलईडी ऑफ थी। अभी 2 सेकंड के लिए एलईडी ऑन हुई है और 10 सेकंड के लिए ये ऑफ हो रही है। दोबारा से देख लें। अब ये आपको इसकी गियर में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये गियर है इसका, ये देखें। ये इनक्यूबेटर की अब फाइनल शेप है। बिल्कुल इस तरह ये डिटेल्स में आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये मैंने पानी के लिए एक पॉट रख दिया है। इसमें 24 घंटे में 1 से 1.5 कप पानी की कमी हुई है, वो हमने पानी इसका पूरा काट दिया है। ये 1 दिन की बाद की फ़ोटो है। और अभी मैंने ये चेक करने के लिए इसमें मीटर रख दिया है, क्योंकि मीटर मैंने बाहर से उठा के अभी इसके अंदर रखा है, इसलिए 45% नमी का नशा बता रहा है। और 31.7 ये बाहर से क्योंकि उठा के रखा है मैंने, इसका ये टेम्परेचर है। ये देखें, होल्डर मैंने बिल्कुल स्पेयर कर दिया है, होल्डर मेरा नहीं लगा हुआ, मैंने एडिशनल कोई बल्ब नहीं लगाया हुआ। एक वही 60 वाट का ये देखें राड लगा दिया है, हीटर है। और ये पंखा है 12 वोल्ट का। इसके बाद ये देखें आर्डिनो है, और ये इसका रिले सर्किट है। ये वही 12 वोल्ट पे चल रहा है। और नीचे ये भी जो रोटेशन की मोटर है ये भी 12 वोल्ट पे है। और इसी तरह ये मेरा जो टेम्परेचर मीटर है, इसको मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दिया है। जो ही ये 39 या 39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये वापस 1 मिनट की डिले के साथ ऑन हो जाएगा। बहुत ही एक्यूरेट काम कर रहा है। पिछले 24 घंटे से मैंने इसे चेक कर रहा हूँ। ये सफ़ेद वाली तार जो है ना, ये चार्जर की है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये देख लें, ये अब मैंने फाइनल किया है। तो हुआवे का एक चार्जर मैंने लिया है, घर से ही मिला। ये 3 एम्पेयर 12 वोल्ट का चार्जर है। इस चार्जर के साथ, और ये देखें, ये वो हीटर का एक क्या कनेक्शन है। और ये इस बॉक्स के अंदर मैं इसे इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये देखें 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, और ये मेरी एक पावर सप्लाई हीटर की ये मैंने लगा दी हुई है। और ये एंड्रॉयड है, और इसका आर्डिनो लगा हुआ है। आर्डिनो को प्रोग्राम करके भी बिल्कुल फारिग कर दिया है। इसके ऊपर सिर्फ एक पावर केबल और एक रिले का स्विच इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल सादा। और मैंने इस तरह लगा दिया है, जब आप समझें कि ये आपका सर्किट फाइनल हो गया है तो इसे प्रॉपर बॉक्सेस बना के इसके अंदर आप लगा सकते हैं। क्योंकि आपको लर्निंग और एजुकेशनल स्टेज पे पर्पज़ के लिए बनाया है, तो बेसिक लेवल पे ये चीज़ ऐसी ही बनेगी। बाद में आप इसको जितना भी अच्छा कर लें। तो ये मैंने चेकिंग के लिए अंदर लगा दी है डिवाइस। इसको मैं थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए अंदर रखूँगा, और 2 घंटे के बाद मैं इसकी देख लूँगा। मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इसकी बिल्कुल 50 to 60% जो ह्यूमिडिटी होगी और है।
अभी हम इसका स्विच ऑन करके आपको चेक कराने लगे हैं कि किस तरह अंडों ने हर 6 घंटे बाद रोटेट करना है। तो अभी ये करते हैं। पावर सप्लाई हमारी ऑन हो गई और ये देखें हाफ साइकिल मुकम्मल करने के बाद, आधा चक्कर मुकम्मल करने के बाद अंडों की हालत वो हो गई है। और ये इस वक्त आपका रिले ऑफ मोड में है। और ये नीला जो बटन मैंने आपको पहले बताया था ये है डिले का। इस वक्त डिले ऑन है, मतलब ये सर्किट काम कर रहा है। जो भी प्रोग्रामिंग का टाइम है पूरा होने के बाद फिर ये ऑफ होगा और ये रेड वाली रिले ऑन हो जाएगी, रिले की लाइट ऑन हो जाएगी। बस इस तरह जितनी दफ़ा भी आप इसकी पावर सप्लाई ऑफ करेंगे उतनी दफ़ा ये एक रोटेशन मुकम्मल करके दोबारा से ऑफ हो जाएगा, अपना टाइम 6 घंटे का पूरा करेगा। और अगर आपको किसी वक्त भी ख़दशा हो कि कहीं मेरा सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप इसको रीसेट का ये बटन दबा के चेक कर सकते हो। ये देखो ऑन हुआ, ऑन होने के बाद ये ऑफ़ हो गया और वापस डिले में चला गया। ये सिर्फ आपके जो मैंने प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए वो प्रोग्राम अपने स्टार्ट पे दोबारा चला जाएगा। ये अपने चेकिंग के लिए है। और ये 34 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने ढकना इसका खोला हुआ था, तो ये मैं फ़ाइनल स्टेज आपको दिखा के इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी।